कि हमारी डिस्कशन इसी चीज़ पे है कि पाकिस्तान के जो करंट पॉलिटिकल कंडीशंस हैं और जो इकोनॉमिक टर्मोइल हम देख रहे हैं, तो वो आप बताएं कि जो पाकिस्तान इटसेल्फ है वो एक ज़माने में हमने देखा है कि पिछले 2018 से लेके 2021 तक इट वाज अ गुड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. The people were crazy about the debts, everything was going on so smooth. But fortunately पिछले 1 से 1.5 साल के दरमियान इतने पॉलिटिकल हालात ख़राब हो गए, इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी डेवास्टेट हो गई. तो क्या आप पाकिस्तान की कंडीशन किस तरफ देख रहे हैं? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड एंड व्हाट्स द क्राइसिस जो कि अभी चल रहा है? तो आप इस पर क्या टेक है? बिल्कुल सही है. इसको दो सूरतों में हम लेते हैं, एक 3 साल की पुरानी और फिर ये 1.5 साल की नई. मेरा ख्याल है 3 साल पुरानी के जाने से पहले अगर हम ये बात कर लें कि ये जो 1.5 साल से हो रहा है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा. हमने पाकिस्तान को इसकी थ्रेड को लेके जाना होगा 47 से, और 47 से अभी तक अगर आप देखें तो हमारे अंदर बुनियादी तौर पे कौम होने का जज्बा ही नहीं है. देखें, कौमें जब बनती हैं, आप उठा के देख लें अमेरिका किस तरह से बना, आपका जो वो है अपना यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं आपकी, इंग्लैंड है आपका, फ्रांस है, बेल्जियम है, ये ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट आप देख लें, वो किस तरह कौम बनती है. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आज भी अगर नहीं बनती है, न्यूजीलैंड किस तरह कौम बनी और ऑस्ट्रेलिया किस तरह कौम बनी. इवन देन आप बांग्लादेश को देख लें, वो किस तरह से कौम बन गई है. हम कौम नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं, हम गपशप लगा रहे हैं, हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं. ये जो इकोनॉमी की आपने बात की, इकोनॉमी बैकबोन होती है, पूरी दुनिया इसके ऊपर कोई दूसरी राय रखती नहीं है. इकोनॉमी इज़ द बैकबोन. लेकिन बैकबोन के साथ फिर हमने जो खिलवाड़ किया है, बैकबोन के साथ जो हमने मजाक किया है, हमने अपना भी मजाक उड़ाया है दुनिया में और हमने मुल्क के अंदर भी मजाक उड़ाया हुआ. अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान में पर एनएम जीडीपी भी देखना होगा. पहले हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी देखते थे, हम रेमिटेंसेस भी देखते थे, हम अपने मुल्क की जो पैदावार है उसको भी हम देखते थे कि मुल्क से एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए. जितना एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, ये फिलॉसफी सबको मालूम है कि आपका मुल्क ऊपर जाएगा क्योंकि आपका रुपया स्ट्रांग होगा, और अगर आपके मुल्क में इंपोर्ट ज़्यादा है तो आपका रुपया कमज़ोर होगा. हम उस वक्त से आज दिन तक अपनी तो हमारी कोई, देखें, खारिजा पॉलिसी के जो खारिजा पॉलिसी की नोक पलक होती है, हमारी खारिजा पॉलिसी की नोक पलक अभी तक ठीक नहीं है. उसमें बड़े फ्लॉज हैं, लेक्यूनाज हैं. देखिए, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. इकोनॉमी इंटरलिंक है आपके फॉरेन अफेयर्स से, फॉरेन अफेयर्स आपका लिंक्ड है आपके डिफेंस के साथ, डिफेंस आपका लिंक है आपकी एजुकेशन के साथ, एजुकेशन लिंक है आपका हेल्थ के साथ. इसको एक करके सिर्फ हम इकोनॉमी नहीं कह सकते. अगर एक इकोनॉमी खराब हो तो ये बाकी सारे इंटरलिंक जो डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर डिवास्टेटेड. कोई भी चीज आपको सस्टेनेबल नहीं मिलेगी. तो यह हकीकत तो किसी से छुपी हुई नहीं है. बहरहाल हम आते हैं इस 1.5 साल में जब शहबाज साहब आए और इन्होंने हुकूमत संभाली, या इमरान पहले मौजूद थे और इमरान ने एक स्टेबिलिटी की तरफ लेट से ले गए. यूथ ठीक है इमरान के साथ थी, इमरान को लेके, इमरान उस स्लोगन को आगे लेके चल रहा था, लेकिन इमरान की अपनी हुकूमत के अंदर इमरान से बहुत फ्लॉज रह गए थे, और उन्हीं फ्लॉज की बुनियाद के ऊपर इमरान का ये पोजीशन बनी कि सारी की सारी पार्टियां एक साइड पे हुई और इमरान को स्टेप डाउन करना पड़ा. इमरान को जब स्टेप डाउन करना पड़ा, वो मेरा ख्याल है मौजू वक्त नहीं था कि इमरान स्टेप डाउन करता. उस वक्त मुल्क को जमहूरी तौर से आगे ले जाने के लिए इमरान ही ठीक था कि उसने डॉलर को एक जगह पे लॉक किया हुआ था. जो ही वो गया, हम क्यों ये भूल जाते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए दुनिया की नजर से अपने आप को भी देखना है ना. लेट्स से हम बांग्लादेश को कैसे देखते हैं? वी अंडर एस्टिमेट बांग्लादेश. नफसियाती तौर पे हम अंडर एस्टिमेट, हम अफगानिस्तान को अंडर एस्टिमेट करते हैं. तो हमारा क्या ख्याल है, अमेरिकन हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करते? वाई शल दे ट्रस्ट अस? हमारे जमाना अव्वल से आज दिन तक हमारे डोनर्स अमेरिकन रहे, हमारे डोनर्स यूरोपियंस रहे,
अब जाके कहीं चाइना वगैरह हमें डोनेशन देता है या सऊदी हमें डोनेशन देता है। लेकिन रिसेंटली तो अभी भी बायलैटरल टाइज हमारे करंट इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से वो डेवास्टेट हो रहे हैं ना, हमारे बायलैटरल टाइज भी तो खराब हो रहे हैं। तो क्यों नहीं खराब होंगे वो? देखें, आपका मुल्क इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने जवाबदेह है और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब ये देखता है कि आपके मुल्क का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो मेरे पास आके मुझसे फंड लेता है, वो उस फंड को यूटिलाइज करने का उसको इतना नहीं होता, वो ये कहता है कि ये फंड इतने सूद के साथ वापस कब करोगे। ठीक है, तो बायलैटरल टॉक्स इस वक्त जो आईएमएफ की रुकी हुई हैं, द रीजन बीइंग आईएमएफ जो है वो आपसे गारंटी मांग रहा है। अब आईएमएफ ने जाके आपको ये कहा है कि जनाब आप अपने मुल्क के अंदर फला फला बजट कम करें, फला फला बजट ज्यादा करें, और फिर हम आप हमें एक अश्योरेंस दें, हम एक थर्ड पार्टी गारंटी दें, क्योंकि आप बार बार 7-8 साल के अंदर डिफॉल्ट पे चले जाते हैं, बार बार। इट मींस लेट्स से हम इसको आसान से अल्फाज में समझते हैं, आप मुझे उधार देते हैं और मैं कहता हूं कि जी मेरा घर चलाना है, मैंने बच्चों को तालीम दिलवानी है, मैंने इलाज मुआवजा करना है, पूरा गांव में चला रहा हूं, तो काइंडली सेफ एंड वो क्या कहते हैं क्लीन वाटर चाहिए मुझे, एग्रीकल्चर में मुझे फार्म टू मार्केट रोड्स चाहिए, तो काइंडली मुझे इतना अमाउंट दे दे। आप कहते हैं मैं अमाउंट दे दूंगा, आप मुझे कब वापस करोगे? मैं कहता हूं तब वापस करूंगा। मैंने एक दफा आपको एक गारंटी जमा कराई, फिर दूसरी जमा कराई, फिर तीसरी, मैं हर गारंटी में आपके सामने तकरीबन फेल हो जाता हूं। फिर आप क्या करते हो, ग्रॉस का तो आप मुझसे चार्ज करते ही करते हो, उस पर आप सूद दर सूद का मामला मेरे साथ शुरू कर देते हो, तो मैं पूरा का पूरा आपके पास गिरवी हो जाता हूं। तो मेरे पास तो अपने इख्तियारात रहे ही नहीं, मेरा तो क्रेडिबिलिटी खराब है आपके सामने, क्योंकि मेरे डोनर तो आप हो, मुझे तो आप पैसा देते हो, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, आप मेरे साथ कारोबार कर रहे हो सूद का, वो आप मुझे दे रहे हो ना। और मेरा हालत जब आप देखते हो कि यार आप तो हमेशा अपने विलेज के लिए पैसा लेके जाते हो, मगर आपकी विलेज का मुझे कोई भी इंफ्रा नजर नहीं आ रहा ना। विलेज में आपके वो रोड थे जिनके नाम पे आपने पैसा लिया था, ना विलेज में आपका कोई गैस स्टेशन है, ना विलेज में आपका कोई अच्छा बेसिक हेल्थ यूनिट है, ना विलेज के अंदर आपका कोई स्कूल है, ना विलेज के अंदर आपका कोई स्पोर्ट्स या प्ले ग्राउंड है। ये पैसा जाता कहाँ है? पैसा मुझ पे लग रहा है ना, पैसा मेरे साथ मेरे साथियों पे लग रहा है, पैसा उन लोगों पे लग रहा है जिनके जरिए या मैंने अपने जरिए आपको गारंटी देकर आपसे पैसा तो ले लिया। वापसी की जब बात आती है तो मैं डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट होता जाऊं। अब मैं पैसा निकालता कहां से हूं? मैं पैसा निकालता हूं पेट्रोल बढ़ा के, मैं पैसा निकालता हूं चीजों की कीमतें बढ़ा के, मैं पैसा निकालता हूं सब्सिडीज ना देकर, मैं मिनी बजट साल में बार बार लाता हूं। एक्साइज है, वैल्यू टैक्स है, प्रॉपर्टी वैल्यू टैक्स है, ईयरली टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये जनाब आली आपका EOBI का टैक्स है, फलाना टैक्स है, फलाना टैक्स है। मैं जब IMF को देने की बारी आती है उस वक्त मैं अपने अवाम को निचोड़ रहा होता हूँ, गरीब को गरीब के हिसाब से बहुत ज्यादा निचोड़ देता हूँ, अमीर को अमीर के हिसाब से ज्यादा निचोड़ देता हूँ। तो मेरे मुल्क में बाहर वाला जो पैसा आना था, जो मैंने बात की रेमिटेंसेज और फलान, ये भी नहीं आता। डॉलर वैसे स्ट्रांग नहीं हो रहा होता क्योंकि मेरे एक्सपोर्ट्स ज्यादा नहीं होते और इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं। तो उस पोजीशन में मैं जब आवाम के ऊपर टैक्सेस लगा रहा होता हूं, IMF को, आवाम को ये कह रहा होता हूं कि ये IMF की शरायत है, IMF को ये कह रहा हूं कि आप गम ना करें मैं आपको दे दूंगा। इस वक्त IMF को भी समझ आ गई है कि यार ये अपने लोगों का खून चूसता है, चलो टैक्स एक हद तक आप बढ़ाना चाहिए ना आपको टैक्स। तो ये अभी जो बाकी जो इनके अपने नैरेटिव्स है, मैं तो उनसे एग्री ही नहीं करता हूं। ये जो देखें को किसी भी फाइनेंशियल डेफिसिट, सरप्लस या बैलेंस बजट की टेक्निकलिटीज में बात करके अगले को इंप्रेस करके मुतासिर कर देना बहुत आसान है। आम आदमी को इस फैक्ट्स एंड फिगर से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी कहता है रोटी कितनी की है, आम आदमी कहता है दवाई कितनी की है, आम आदमी कहता है पेट्रोल मोटर बाइक का मेरा खर्चा कितना है। यार 300 रुपए या 285 रुपए ये पेट्रोल, ये कहां का, किधर, ये कहां जाएंगे ये लोग? और हमारी सारी रसद ऑयल पे बेस करती है। आप जितनी भी फ्रेट्स आप चार्जेस करते हैं ना,
कहीं दालें पहुंचानी है, कहीं आपने खुराक पहुंचानी है, कहीं दवा पहुंचानी है। जहाज भी पेट्रोल से चलता है, बस भी पेट्रोल से चलता है, रेल भी उससे चलता है और आम गाड़ी भी उससे चलती है। अब आप मुझे बताएं, वो शख्स जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो तो ला महला ये कहेगा कि जी दाल महंगी हो गई है, रोटी आटा महंगा हो गया है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग या शॉकिंग बात यह है कि ये चीजें जब अगर कभी पेट्रोल की कीमत कम हो जाए, दाल फिर कम नहीं होती, चावल फिर कम नहीं होता, बेसिक नेसेसिटीज कम नहीं होती। तो इस वक्त जो उनका आपस में बायलैटरल टॉक्स के अंदर डेफिसिट है ट्रस्ट का, ठीक है। मैं तो नहीं समझता हूं कि ये जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है तो हर बार इसके ऊपर जब केस हो जाते हैं तो भाग जाता है। जिस इंसान के अंदर वो नहीं हो, ताकत ना हो कि किसी मसले को फेस करने में, और वो एकदम से भाग जाता है बीमार। हमारे तो सारे लोग बीमार हो जाते हैं, जैसे ही कोई मसला आता है वो बीमार होकर हवाई में बैठ के चले जाते हैं मुल्क से बाहर। अब आ गया, अब इसके क्रेडिट्स भी हैं, ये IMF के साथ भी बात करेगा, ये सब कुछ करेगा। सर ये जो आपने अभी पेट्रोल की बात की है, हाँ। जो इमरान खान था वो रशियन टाइज इसीलिए बहाल कर रहा था, हाँ, कि वो पेट्रोल वहां से ट्रेड करेगा, बिल्कुल कर रहा था, हाँ, की फिर प्राइसेस नीचे जाने की, बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली इमरान खान गॉट ऑफ एंड बिल्कुल ऐसे ही रशियन टाइज उसको बहाल नहीं किया। What was the reason कि रशियन टाइज क्यों नहीं कामयाब हो पाया, शहबाज शरीफ क्यों नहीं लेकर आए? वो तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखें जी, US पेट्रो डॉलर एक पैक्ट हुआ था शाह फैसल के दौर में, दुनिया को पता है इस बात का, और उन्होंने ये एम्बार्गो पाकिस्तान पे लगाया था, इंक्लूडिंग ऑल इस्लामिक कंट्रीज, कि आप पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जब ऑयल का डील करेगा तो वो डॉलर में होगी, ठीक है। तो इमरान ने जब चाइना और रशिया के साथ एज अ मॉडल किसी और चीज़ों का पैक्ट किया और चीज़ें लेनी चाहिए और देनी चाहिए, तो पाकिस्तानी रुपये में उन्होंने पेमेंट की। इसी के ऊपर ही अमेरिका को गुस्सा आया कि आप ये नहीं कर सकते, जबकि उसके बारे में इमरान ने जवाब दिया कि जी हम फिलहाल तो ऑयल की डील ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ऑयल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो और चीज़ें ले रहे हैं। आपका एम्बार्गो तो है, आपका पाबंदी जो है वो आपका इसके ऊपर है, ऑयल के ऊपर है, ठीक है ना। ये इन्होंने टेस्ट केस के तौर पर किया और वही टेस्ट केस उसके गले पड़ गया। तो अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया के साथ हमारे टाइज बेहतर हों, ये तो अब से नहीं, तो जमानों से। जब USSR था तब भी अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिका के तो अपने अज़ाइम में दुनिया को पता है। अमेरिका हाथ में इजराइल के है, और इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए अपने रीजन्स डिफाइन कर रहा है, ये भी पूरी दुनिया को पता है। और अगर हमारे रीजन में आप देखें, चाइना एक बहुत बड़ी नेशन है, उसके साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है, हमारा भी चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, हमारा भी इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है। ये एक पूरा ब्लॉक और रीजन है जो कि बहुत अच्छा, इनके पास इंटेलेक्ट्स हैं, इनके पास लेबर बहुत अच्छी है, इनके पास चीप लेबर है, इनके पास मार्केट में कंपटीशन की बहुत ज़बरदस्त वो है, टाइज हैं, यानी बना सकते हैं। लेकिन क्या है, इंडिया और चाइना की भी लड़ाई है, पाकिस्तान और इंडिया की भी लड़ाई है, अमेरिका, इजराइल एंड इंडियन नेक्सस अपनी जगह पर मौजूद है। अमेरिका नेवर वांट्स टू बैक ऑफ। व्हाई? बिकॉज अगर अमेरिका इस रीजन में इंडिया को इंगेज किए बगैर और उसको थोड़ा इक्वल फील कराने के बगैर बैक ऑफ कर जाए, तो फिर इंडिया ला महला पाकिस्तान और चाइना के साथ अपने टाइज अच्छे करेगा, तो रीजन में ब्लॉक मजबूत हो जाएगा। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान अपने तौर से रशिया के साथ या चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छा बनाए। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है रशिया का, तो ये पूरा एक रीजन है और इस रीजन के अंदर पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अमेरिका हमारे शक्लों पे आशिक नहीं है, ना अमेरिका जो है यूरोपियंस जो है हमारे शक्लों पे आशिक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से हमें हमेशा अहमियत देते हैं। और हमें ये चाहिए कि हम मैच्योरिटी के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की अहमियत को बरूए कार लाते हुए अमेरिका को भी इस्तेमाल करें। वी डोंट नो हाउ टू यूज दैम, हमें यूज करना चाहिए, हमें भी उनको यूज करना चाहिए, बिकॉज इट्स पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में अगर आपने जो पॉलिटिक्स राइज है, इस पॉलिटिक्स का तो एहसास होता नहीं है, इस पॉलिटिक्स में तो कोई जान है नहीं, इस पॉलिटिक्स में तो लोग बड़मला कहते हैं कि जी सियासत के सीने में दिल नहीं होता। तो जब दिल नहीं है तो लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस इज बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो हम उस तरह भी तो यूएस रशियन टाइज, अपना पाकिस्तान रशियन टाइज जो है उसको यूएस ने अपने तौर से वो खत्म करा दिया है, एंड इट विल नेवर वांट इन फ्यूचर ऑल्सो। हमारा जो चाइना के साथ ताल्लुक है वो अमेरिका को बड़े जान के लाले पड़ जाते हैं कि जी ये ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमारा ईरान के साथ देखिए, हमें मैच्योरिटी से चलना चाहिए, हमें चलें इंडिया को छोड़ दें। मुझे खुद हिंदू से बहुत नफरत है,
मुझे हिंदू से इस वजह से नफरत है कि हिंदुओं की जो मैं सुनता हूं उनकी वीडियो, जो मुसलमानों के खिलाफ उनके दिल में एक, अगरचे मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से मुझे बहुत नफरत है। क्यों? वो जब बात करते हैं तो वो बिल्कुल पाकिस्तान सेंट्रिक बात करते हैं, बड़ी बरमला करते हैं और बड़ा जुल्म करते हैं मुसलमानों पे वहां पे, और बात करते हैं कि जी हम बहुत बड़े जमहूरियत पसंद हैं, हमें एक टैग किया हुआ है दहशतगर्द के तौर पर। हम तो इधर अकलियतों के साथ ऐसा नहीं करते, हमारे साथ भी तो हिंदू रहते हैं, हमने तो कभी भी तआस्सुब नहीं किया, नाम करेंगे। हमारा तो मजहब हमें यह कहता है कि जी आप हर मजहब का ख्याल रखें। अगर मैं समझता हूं अगर हिंदुस्तान अपना नोक पलक बराबर कर ले ना, और वो अमेरिका से एक साइड पे हो जाए और वो इस रीजन के साथ एक पेज पे आ जाए, तो हम रॉक कर सकते हैं पूरी दुनिया को।